दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन है। भारत के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ चुके हैं उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। और उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा ये जो हिस्सा है नीचे वाला भारत का, वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम साइड में अरब सागर है, पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। हमने पिछले वीडियोज में देखा था कि गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के रूप में उत्तर की ओर गति करता है। उसमें से ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो जाती है और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराती है। तो जो प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी वो वाली प्लेट यही है, प्रायद्वीपीय पठार की ही प्लेट है, जो जैसी की जैसी जाकर चिपक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण ये विश्व के प्राचीनतम भूभागों में से एक है। तो पहली चीज जो इसमें हमें याद रखनी है, ये भारत का प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। अगर आपसे कोई पूछे तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसकी अगर हम सीमा की बात करें तो इधर यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के बीच में अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। तो इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत द्वारा बनाई जाती है, और इसकी उत्तरी पूर्वी जो सीमा है वो यहाँ पर झारखंड और बिहार में राजमहल की पहाड़ियां फैली हुई है। राजमहल की पहाड़ियां। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये राजमहल की पहाड़ियां है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मानी जाती है। तो इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वो बनाती है हमारी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, और इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा जो है वो बनाती है अपने राजमहल की पहाड़ियां। और इसके उत्तर में स्थित है उत्तर का विशाल मैदान। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कहाँ तक फैला हुआ है? ये भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो उत्तर के विशाल मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक ये प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। लंबाई है इसकी 1800 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई की बात अगर अपन करें तो इसकी चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। ये 1400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई आपको याद रखनी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। तो लंबाई 1800 किलोमीटर है, चौड़ाई 1400 किलोमीटर है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें हम तो ये 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। अब तक हमने जो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, हमने उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा है जिसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर था। हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा है जिसका क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर था, जबकि इसका क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। एक चीज आपको याद रखनी है, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भौतिक प्रदेश है भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो बाकी अन्य भौतिक प्रदेशों से ज्यादा है। इस प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इनका ढलान क्या है, ये सब चीजें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो देखो यहाँ पर ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला, और ये विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में ही यहाँ पर है अपनी ये सतपुड़ा पर्वतमाला। ये अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला।
तो ये मध्य भारत की दो महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं। एक तो है विंध्याचल पर्वतमाला और एक है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ये विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है, तो इसके बीच में नर्मदा ब्रंश घाटी, जहां से नर्मदा नदी बहती है, जहां से नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है ताप्ती ब्रंश घाटी, जहां से ताप्ती नदी बहती है। अब अगर हम इसके ढलान की बात करें तो इसका जो ढलान है वह इस सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में, यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ढलान है वो उत्तर की ओर है। इसीलिए यहाँ से जो नदियां निकलती है, इस भाग से जो नदियां निकलती है वो उत्तर दिशा की ओर बहती है और गंगा या यमुना नदी में मिल जाती है। केन है, बेतवा है, सोन है, चंबल है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर बहने का यही कारण है कि ये जो सतपुड़ा पर्वतमाला है इसके उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो उत्तर दिशा की ओर है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में अगर अपन बात करें, जहां से ये नदी तापी नदी निकलती है, इस तापी नदी के दक्षिण की बात करें अपन, तो इसका जो ढलान है चेंज हो जाता है और इसका ढलान हो जाता है पूर्व की ओर। और पूर्व की ओर ढलान होने के कारण इधर वाली जितनी भी नदियां आती है, गोदावरी आती है, कावेरी आती है, कृष्णा आती है, मां नदी आती है, वो किधर बहती है, इधर पूर्व की ओर बहती है और पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जो ब्रंश घाटी है, नर्मदा ब्रंश घाटी और तापी ब्रंश घाटी, इन ब्रंश घाटियों का जो ढलान है ये पश्चिम की ओर है। तो प्रायद्वीपीय पठार का ढलान तीन तरह का हो गया। ये तीन तरह के ढलान आपको याद रखनी है। नर्मदा ब्रंश घाटी और तापी ब्रंश घाटी का जो ढलान है वो पश्चिम की ओर है। और सतपुड़ा पर्वतमाला से ऊपर वाला जो भाग है, उत्तर का भाग है, उसका ढलान उत्तर की ओर है। तापी ब्रंश घाटी के दक्षिण वाला जो भाग है इसका ढलान पूर्व की ओर है। तो ये आपको ढलान याद रखना है। इसका ढलान सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में, सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर में ढलान उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है। और इसी कारण कौन कौन सी नदियां, केन है, बेतवा है, चंबल है, सोन है, काली सिंध है, आदि नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। ये केन, बेतवा, चंबल, सोन, काली सिंध आदि जो नदियां है ये दक्षिण से उत्तर की ओर क्यों बहती है? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का सतपुड़ा पर्वतमाला से उत्तर वाला जो भाग है उसका ढलान उत्तर की ओर है और इससे दक्षिण वाला जो भाग है इसका ढलान पूर्व की ओर है। साथ ही जो नर्मदा ब्रंश घाटी और तापी ब्रंश घाटी है इसका ढलान पश्चिम की ओर है। और पश्चिम की ओर होने के कारण ये जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है ये ब्रंश घाटियों में और होकर बहती है और ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो अगली चीज ये है जो आपको याद रखनी है। और कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं अगर हम देखें तो इधर वाली जो पर्वतमाला है इनको हम पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं। तो ये पश्चिमी घाट की जो पर्वतमालाएं हैं, ये पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं। पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखलाओं में ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको हम कहते हैं सह्याद्री की पहाड़ियां। सह्याद्री की पहाड़ियां, ये सह्याद्री की पहाड़ियां इधर महाराष्ट्र में और इधर कर्नाटक तक फैली हुई है सह्याद्री की पहाड़ियां। और इस सह्याद्री की पहाड़ियों का जो उत्तरी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है इसको हम कहते हैं सतमाला पर्वत श्रृंखला, सतमाला पर्वत। तो देखो सतमाला पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये सतमाला पर्वत है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो सतमाला पर्वत सह्याद्री की पहाड़ियों का एक हिस्सा है जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है। सह्याद्री की पहाड़ियां महाराष्ट्र और कर्नाटक में फैली हुई है। फिर यहाँ पर कर्नाटक में आ जाती है बाबा बुदन की पहाड़ियां। ये बाबा बुदन की पहाड़ियां ये यहाँ पर आ जाती है अपने कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां। फिर उसके बाद ये यहाँ से ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं और इधर से पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आ रही है। इस प्रकार से ये दोनों मिल जाती है
और ये जो पहाड़ी है और जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो इस प्रकार से पूर्वी घाट की और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां एक दूसरे से मिलकर पहाड़ी गांठ का निर्माण करती है, और ये पहाड़ी गांठ का एक उदाहरण है। ये यहाँ पर केरल में आती है इलायची की पहाड़ियां। इस इलायची की पहाड़ियों को हम कार्डिमम पहाड़ियां भी कहते हैं, इनको हम कार्डिमम पहाड़ियां भी कहते हैं, ये कार्डिमम पहाड़ियां भी कहते हैं। और ये जो इलायची की पहाड़ियां है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां जो है वो कार्डिमम की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम मोटे तौर से हम समझ रहे हैं इनको, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर फैली हुई है, और वैसे कौन सी पहाड़ी कौन से स्टेट में फैली हुई है, कौन से राज्य में फैली हुई है। ऐसी लगभग 50 के लगभग पहाड़ियां मैंने आपको पर्वत और पहाड़ियों वाले जो वीडियो है, ट्रिक वाला वीडियो है, उसमें याद करवा रखी है। तो अगर आप पहले उस वीडियो को देख लेते हो तो इन पहाड़ियों को समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं केवल इंपॉर्टेंट कुछ मोस्ट पहाड़ियां, और उस वीडियो में हमने पूरे भारत की करीब 50 के लगभग पहाड़ियां ली है, और उसी वीडियो में कंप्लीट याद भी करवाया है मैंने। तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। भारत की प्रमुख पहाड़ियां और पर्वत वाला वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखना। तो ये जो इलायची की पहाड़ियां है जिसको हम कार्डिमम की पहाड़ियां भी कहते हैं, ये केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां है जो पर्वतीय घाट का एक उदाहरण है। इधर यहाँ पर तमिलनाडु में आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। इस प्रकार से तमिलनाडु और केरल में ये फैली हुई है अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। तो ये तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। अनाईमुडी ये आपको विशेष रूप से याद रखनी है, एग्जाम में कई बार आती रहती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अनाईमुडी। और ये जो अनाईमुडी चोटी है यह दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आएगी अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर आती है तमिलनाडु में पालनी पहाड़ियां आती है। ये पालनी पहाड़ियां, ये पालनी पहाड़ियां। और इधर आंध्र प्रदेश में यहाँ पर आ जाती है नल्लामलाई की पहाड़ियां, नल्लामलाई की पहाड़ियां। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, ये नल्लामलाई की पहाड़ियां है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वो केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, नल्लामलाई की जो पहाड़ियां वो आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर हम देखिए तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला से विंध्याचल पर्वतमाला के बीच में त्रिकोणाकार में मालवा का पठार फैला हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मालवा के पठार के दक्षिण में कौन सा पर्वत आता है। ये यहाँ पर मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार के दक्षिण में आता है अपना विंध्याचल पर्वत। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो ये सतपुड़ा पर्वतमाला है और ये विंध्याचल पर्वतमाला है, और ये निकल रही है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और ये भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदियां है, नर्मदा नदी है, इधर तापी नदी है और इधर दामोदर नदी है। भारत की तीन ही नदियां है जो भ्रंश घाटियों में होकर बहती है। तो दो नदियां तो ये हो गई, और ये एक दामोदर नदी है जो इधर पश्चिम बंगाल की साइड में बहती है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया अपना, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। या विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आ जाएगी सतपुड़ा पर्वतमाला। चौथा क्वेश्चन आ जाता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला है, तो ये आ जाएगा अपनी विंध्याचल पर्वतमाला। अगला जो क्वेश्चन आता है सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ये हो जाएगी तापी नदी या ताप्ती नदी। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, अधिकतर यहीं से घूम फिर कर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज को आपको अच्छी तरह से समझना है। ये अपनी तापी नदी है
तो तापी नदी के उत्तर में सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि तापी नदी के उत्तर में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। ब्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? मुख्य रूप से ये दो ही नदियां आती है, एक और दामोदर नदी है, लेकिन वो उधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली दो ही नदियां है जो ब्रंश घाटियों में होकर बहती है। कौन कौन सी है? एक नर्मदा नदी है और दूसरी है तापी नदी है। दूसरी है तापी नदी है जो ब्रंश घाटियों में होकर बहती है। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ जाते हैं। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से कुछ पॉइंट है जो हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। एक तो अपना है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये विंध्याचल पर्वत है और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। ये बहती है नर्मदा नदी। फिर दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो ये अपनी नर्मदा नदी है और इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तो अपना आंसर आ जाएगा विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना, वो आता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल पर्वत और ये विंध्याचल पर्वत है अपना, ये सतपुड़ा पर्वत है अपना। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी बह रही है? ये अपनी बह रही है नर्मदा नदी। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से कौन सी नदी बहती है? ये बहती है अपनी नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें, वो आता है नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तो ये नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है और इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो ये आंसर आ जाएगा अपना सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। अगला जो क्वेश्चन आता है, वो आता है सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो हम देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी नदी बहती है। तापी नदी भी कहते हैं इसको, ताप्ती नदी भी कहते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा तापी नदी या ताप्ती नदी। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां ब्रंश घाटी में होकर बहती है? कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो ब्रंश घाटी में होकर बहती है? तो हमारी ये दो नदियां हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। दोनों ब्रंश घाटी में होकर बहती है। एक तो है नर्मदा नदी और दूसरी है ताप्ती नदी। तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। तो इस चीज को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। एक बार आप और देख लो, ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा नदी बहती है और ये जो मार्ग है इसको हम नर्मदा भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये भ्रंश घाटी है जिसका ढलान पश्चिम की ओर है और यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है जिसका ढलान भी पश्चिम की ओर है। तो ये नर्मदा और तापी नदी है, ये समानांतर बहती है, लेकिन दोनों के बीच में एक पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नर्मदा और तापी नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ये नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है और इसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो एक क्वेश्चन आप ये भी लिख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूं और अपना आंसर आ जाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्वेश्चन ही आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं से अगला क्वेश्चन अपना बनता है जो अधिकतर आता रहता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? एक क्वेश्चन ये आता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है वो है यहाँ पर ये वाली, ये इलायची की पहाड़ी है जिसको कार्डिमम पहाड़ियां भी हम कहते हैं। ये केरल में है
और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। तो ये आ जाएगा अपना, कौन सी पहाड़ी आ जाएगी, कार्डिमम या इलायची की पहाड़ी, कार्डिमम या इलायची की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन आता है अपना, कौन सी पहाड़ी है जो पर्वतीय गांठ का उदाहरण पेश करती है। तो यहां पर ये पर्वतीय गांठ बन रही है क्योंकि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां और पूर्वी घाट की पहाड़ियां मिल रही है और यहाँ पर ये पर्वतीय गांठ बन रही है। और ये पहाड़ी कौन सी है, ये नीलगिरी की पहाड़ी। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो पर्वतीय गांठ का एक उदाहरण है। तो कौन सी, आंसर आ जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। ये आ गया नीलगिरी की पहाड़ी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से आता है अपना, वो आता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। कौन सी है सर्वोच्च पर्वत चोटी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और ये कौन से पर्वत पर स्थित है, कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये कुछ पहाड़ियां थी जिनके बारे में हमने सिंपल जानकारी प्राप्त की है। ये सतमाला की पहाड़ियां है, ये विशेष रूप से महाराष्ट्र में है। और ये सह्याद्री की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ये बाबा बुदन की पहाड़ियां है जो कर्नाटक में है। सोने की खानें यहाँ पर मिलती है। ये कार्डिमम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां केरल में है जो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां है। ये नीलगिरी की पहाड़ियां है जो पर्वतीय घाट का एक उदाहरण पेश करती है। और नीलगिरी की जो पहाड़ियां वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। अन्नामलाई की पहाड़ियां है जो केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी जो पहाड़ियों वाला वीडियो है उसमें अच्छी तरह से याद करवा रखा है। अगर आपने एक बार वो वीडियो देख लिया तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार उस वीडियो को देख लेना, ट्रिक्स वाला वीडियो है, उसमें कंप्लीट ये सारी पहाड़ियां आपको पता रहेगी कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी है और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है जो आंध्र प्रदेश में है। जो भी आपने किया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार के विभिन्न हिस्सों को पढ़ेंगे, कौन कौन से हिस्से प्रायद्वीपीय पठार के। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रायद्वीपीय पठार के लिए कहीं से कुछ ढूंढना न पड़े, न कोई पीडीएफ ढूंढनी पड़े, न कोई वीडियो ढूंढना पड़े। हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा था ये अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर हमने देखा था राजमहल की पहाड़ियां देखी थी। ये इधर हमने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखी थी और इधर हमने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखी थी। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है मोटे तौर पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। मोटे तौर पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन से है, ये यहाँ से महाराष्ट्र से इधर वाला जो भाग है, ये जो तिकोना भाग है, इसको हम कहते हैं, ये वाला भाग है इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। इसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। इधर वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं पूर्वी पठार, ये पूर्वी पठार। और ये वाला जो भाग है, जो यहाँ पर मैदानी भाग के नीचे वाला जो भाग है, इसको हम कहते हैं मध्य भारत का पठार। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, मध्य भारत का पठार। इन भागों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ये जो दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार में छोटे छोटे और भी कई सारे पठार है। पूर्वी पठार में छोटे छोटे बहुत सारे पठार आते हैं और ऐसे मध्य भारत के पठार में भी अलग अलग पठार आते हैं। तो अब हम इन अलग अलग पठारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं दक्कन के पठार। तो दक्कन के पठार की अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन से है, एक है अपना यहाँ पर ये महाराष्ट्र का पठार, ये महाराष्ट्र का पठार है। ये पहला है महाराष्ट्र का पठार। और ये जो दक्कन का पठार जो नाम दिया है,
ये महाराष्ट्र के पठार को ही विशेष रूप से नाम दिया है। विशेष रूप से दक्कन ट्रेप की जो विशेषताएं मिलती है वो महाराष्ट्र के पठार में ज्यादा मिलती है। महाराष्ट्र के पठार के बाद यहाँ पर आता है कर्नाटक का पठार, ये दूसरा वाला है कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक का पठार। और यहाँ पर तीसरा वाला है तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। तो इनको आप मोटे तौर पर दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से है? इधर महाराष्ट्र वाला हिस्सा आ जाता है तो इसमें महाराष्ट्र का पठार है। तो जो महाराष्ट्र का पठार है ये महाराष्ट्र में फैला हुआ है, कुछ इधर कर्नाटक में भी फैला हुआ है। फिर इसके नीचे आ जाता है कर्नाटक का पठार, जो कर्नाटक में फैला हुआ है, इधर तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। और उसके बाद आ जाता है तेलंगाना का पठार, जो अधिकतर भाग तेलंगाना में फैला हुआ है, लेकिन कुछ भाग इधर आंध्र प्रदेश में भी फैला हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमारा दक्कन ट्रेप हो गया। दक्कन के पठार के 3 हिस्से हो गए, एक महाराष्ट्र का पठार है, दूसरा कर्नाटक का पठार है और तीसरा तेलंगाना का पठार है। तो ये हो गया अपने दक्कन का पठार। फिर अगर हम पूर्वी पठार की बात करें तो पूर्वी पठार में कौन कौन से पठार आ जाते हैं, यहीं से इसी में मैं बता देता हूं आपको। पूर्वी पठार में कौन कौन से पठार आ जाते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य आता है अपना, तो विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में जो फैला हुआ पठार है वो है दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार, ये कहाँ फैला हुआ है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मोटे तौर से अपने दिमाग में आप ये चीजें सेट कर लो कि कौन सा पठार कहाँ पर है। ये जो दंडकारण्य का पठार है, इस दंडकारण्य के पठार के ऊपर ही, ये दंडकारण्य के पठार के ऊपर ही यहाँ पर जो फैला हुआ है, ये फैला हुआ है अपना छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पर है शिलांग का पठार, ये है अपना शिलांग का पठार। इसको मेघालय का पठार भी कहते हैं, मेघालय का पठार। दंडकारण्य का जो पठार है ये विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, कुछ इसका हिस्सा इसका उड़ीसा में भी है और कुछ हिस्सा झारखंड में भी आ रहा है। छोटा नागपुर का पठार है, ये कंप्लीट ज्यादातर झारखंड में फैला हुआ है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जिस प्रकार से इधर पश्चिम बंगाल में आ जाता है, थोड़ा सा हिस्सा इधर इसका उड़ीसा में आ जाता है। ये छोटा नागपुर का पठार है। और ये जो शिलांग का पठार है, ये शिलांग का पठार विशेष रूप से मेघालय में फैला हुआ है और इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो असम में आ रहा है। तो ये 3 जो प्रमुख पठार है ये पूर्वी पठार के हिस्से है। ये हो गए पूर्वी पठार, ये हो गया अपना दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के 3 हिस्से हो गए, पूर्वी पठार के 3 हिस्से हो गए। एक है दंडकारण्य का पठार, उसके ऊपर आता है छोटा नागपुर का पठार और उसके बाद आता है शिलांग का पठार। अब हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत के जो पठार है उनमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो पठार आता है वो ये अरावली पर्वत, और ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है। ये विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है। तो ये विंध्याचल पर्वत से अरावली पर्वत के बीच वाले भाग में इस प्रकार से फैला हुआ है। ये मालवा का पठार है, ये अपना मालवा का पठार, ये मालवा का पठार। मालवा के पठार के इस साइड में यहाँ पर ये फैला हुआ है अपना बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और इस बुंदेलखंड के पठार से इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है अपना बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। तो ये जो मध्यवर्ती भाग है, मध्य भारत का जो क्षेत्र है, इसमें मुख्य रूप से मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है। इसके साथ साथ ये यहाँ पर सतपुड़ा पर्वतमाला है, यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है। इधर अगर हम देखें तो यहाँ गुजरात में गिर पर्वतमालाएं है, जो भी इसी का हिस्सा आती है। गिर पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा आती है। मेन भाग यही है, इसके 3 भाग है, एक मालवा का पठार है, एक बुंदेलखंड का पठार है, एक बघेलखंड का पठार है। तो मध्यवर्ती भाग में 3 प्रमुख पठार आते हैं,
मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। दक्कन के पठार में भी 3 भाग आते हैं। महाराष्ट्र का पठार आता है, उसके नीचे कर्नाटक का पठार आता है और उसके इस साइड में तेलंगाना का पठार आता है। पूर्वी भाग की अगर अपन बात करें तो एक दंडकारण्य का पठार आता है जो सबसे ज्यादा कटापटा पठार है। एक छोटा नागपुर का पठार आता है जिसे खनिजों का अजायबघर कहते हैं, इसको भारत का रूर भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ अगर पाए जाते हैं तो छोटा नागपुर का पठार में ही पाए जाते हैं। और इधर मेघालय और असम में जो फैला हुआ है वो शिलांग का पठार फैला हुआ है। इलायची की पहाड़ियां। अब ये जो यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला उत्तरी पूर्वी भाग, इसको हम कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसको हम जानते हैं कैमूर श्रेणी के नाम से। और ये जो बीच वाला जो भाग है इसको हम भांडेर श्रेणी के नाम से जानते हैं। भांडेर पर्वतमाला या भांडेर श्रेणी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा या उत्तरी हिस्सा किन किन नामों से जाना जाता है? ये भांडेर श्रेणी और ये कैमूर श्रेणी। जबकि सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला के भी 3 प्रमुख हिस्से हैं। एक है ये राजपीपला की पहाड़ियां, राजपीपला पहाड़ियां, ये राजपीपला पहाड़ियां गुजरात में फैली हुई है। इसके बाद आती है महादेव पहाड़ियां, ये आती है महादेव पहाड़ियां, ये महादेव पहाड़ियां। और इसके बाद आती है मैकाल श्रेणी, ये मैकाल पहाड़ियां, ये मैकाल पहाड़ियां, मैकाल पहाड़ियां। तो सतपुड़ा पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो 3 श्रेणियों से मिलकर बनी है। 3 मुख्य श्रेणियां है इसमें। 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी? एक तो राजपीपला पहाड़ी आती है। राजपीपला पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके बाद महादेव पहाड़ी आती है जो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद मैकाल पहाड़ी आती है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और इस सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है और ये महादेव श्रेणी में, महादेव पहाड़ियों में स्थित है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित है। महादेव पहाड़ियां कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो ये चीजें भी है जो आपको याद रखनी है। एक बार नेक्स्ट वीडियो में हम इनको अच्छी तरह से आपको लिखवा देंगे। इस वीडियो में केवल एक बार थोड़ा सा रिपीट में करवा देता हूँ आपको। प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई 1800 किलोमीटर है, चौड़ाई 1400 किलोमीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है जो सबसे ज्यादा है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। ये गोंडवाना का हिस्सा है। ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। या इसमें प्रमुख जो पहाड़ियां है ये अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद इधर यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आ जाती है। पश्चिमी घाट की अगर अपन बात करें तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में जो प्रमुख पहाड़ियां है वो सह्याद्री की पहाड़ियां आ जाती है। सह्याद्री की पहाड़ी का जो उत्तरी भाग है वो सतमाला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर बाबा बुदन की पहाड़ियां आ जाती है, फिर नीलगिरी की पहाड़ियां आ जाती है, फिर सबसे दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां आ जाती है, कार्टिबम की पहाड़ियां आ जाती है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। फिर इधर तमिलनाडु और केरल में फैली हुई अन्नामलाई की पहाड़ियां आ जाती है जिसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। फिर इसके बाद नल्लामलाई की पहाड़ियां आ जाती है। यहाँ पर तमिलनाडु में एक और पहाड़ी पालनी पहाड़ियां है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख पहाड़ियां यहाँ पर है। यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां आ जाती है। अगर इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक दक्कन का पठार है, एक पूर्वी पठार है, एक मध्य भारत का पठार है। दक्कन का जो पठार है इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से? एक महाराष्ट्र का पठार है, एक कर्नाटक का पठार है और एक तेलंगाना का पठार है। इसी प्रकार से पूर्वी पठार को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक दंडकारण्य का पठार है, एक छोटा नागपुर का पठार है और तीसरा शिलांग का पठार है या मेघालय का पठार है। मध्य भारत का जो पठार है इसको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है और बघेलखंड का पठार है। मालवा का जो पठार है इसका अधिकतर हिस्सा मध्य प्रदेश में है, कुछ हिस्सा गुजरात में आया हुआ है और कुछ हिस्सा है जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में आया हुआ है।
बुंदेलखंड का जो पठार है ये मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, और बघेलखंड का जो पठार है वो इधर छत्तीसगढ़ से टच हो जाता है, इधर मध्य प्रदेश है सही, और इधर उत्तर प्रदेश से टच हो जाता है। तो बघेलखंड का जो पठार है वो यूपी में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो ये 3 प्रमुख पठार है जो मध्य भारत के पठार आते हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेना। अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लिया, एक बार में समझ में नहीं आई तो दूसरी बार समझ लेना, 2 बार देख लेना। अगर ये वाला वीडियो आपने अच्छी तरह से कंप्लीट समझ लिया तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ कौन से स्टेट में है, ये सेपरेट वीडियो अलग से बना हुआ है, आप उसको जरूर देखना। उस वीडियो को देखने के बाद पहाड़ियाँ आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। हमारे चैनल पर मैथ्स की सीरीज भी चली हुई है, तो अगर आप किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ्स की सीरीज भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।